हेलो। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करने से मेरा मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में सिर्फ बेसिक बेसिक बातें ही करेंगे। ठीक है। कोई भी एडवांस वाली चीज नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि कैसे कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट। ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझेंगे कि एक्चुअली में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है। ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछ ले, ठीक है, आने वाले टाइम में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हम समझाओ और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करें सिंपल तरीके से, ठीक है, तो वो आप समझा पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है? ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट यू हैव यूज्ड एज ए इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। ठीक है। जैसे आपने बैंक लोन लिया, ठीक है, एग्जांपल ले लेते, बैंक लोन टू इन्वेस्ट इन बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विल बी सीओसी। ठीक है। अच्छा, बैंक लोन लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल से, अब कैपिटल क्या है? बैंक लोन। ठीक है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया है आपने वो हो गया कॉस्ट। ठीक है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई जो कैपिटल यूज करी है आपने, उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके। अब ये तो आपको आगे हाथ समझ में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली में है क्या। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके यूज को समझते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होती है मेनली फाइनेंसिंग डिसीजन में, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी हम यूज करते थे इसको। ठीक है। वो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगर पढ़ रखा है तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के समय होता क्या था। ठीक है। स्टोरी ये रहती थी कि हमें ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न्स होने वाले हैं वो हमें पता होते थे। ठीक है, डिफाइंड होते थे। उसके बाद में हमें एक रेट दे दी जाती थी, ठीक है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ होता था कि इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आफ्टर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स, वो सारी बातें जाने दो। ठीक है। सिंपली ये लिखा जाता था कि इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब उसको जो हमारे जो रिटर्न्स है, ठीक है, जो हमारे जो रिटर्न्स है उनको हम डिस्काउंट करवाते थे यूजिंग सीओसी। एंड फिर उसके बाद में हम कैलकुलेट करते थे क्या? हम कैलकुलेट करते थे प्रेजेंट वैल्यू। उस प्रेजेंट वैल्यू को हम कंपेयर करते थे किससे? इन्वेस्टमेंट से। और अगर हम पॉजिटिव पे पहुंच गए तो इन्वेस्ट करते हैं, नेगेटिव पे पहुंच गए तो इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। दिस वाज केस this was the case in financing decision. This was the case, sorry, this was the case in investment appraisal. ओके। ओके, तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे यूज क्या है सीओसी का। ओके। अब आगे चलते हैं, ये पता करते हैं कि इस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, क्योंकि हमने तो सीओसी देख लिया है ना, सीओसी देख लिया, लेकिन सीओसी को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, कि सीओसी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, कि सीओसी को आइडेंटिफाई। ओके। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कॉस्ट, कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। अच्छा, आपको दिख रहा है साफ साफ? ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। इक्विटी का एग्जांपल है, जैसे अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया $5 का, और डिविडेंड दिया कंपनी ने $5 का, तो इन्वेस्टर के पास में भी $5 ही पहुंचेगा। ठीक है। टैक्स को हम इंक्लूड अभी नहीं कर रहे, टैक्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स के अलावा सोचो, कंपनी ने $5 का डिविडेंड दिया, इन्वेस्टर के पास में $5 का डिविडेंड पहुंच गया। ठीक है। अभी कंपनी ने अगर जो डिविडेंड दिया है वो कंपनी के लिए है, कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट। ठीक है। कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो कंपनी के लिए है कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने पैसा दे दिया। अब इन्वेस्टर इन्वेस्टर को जो मिला है $5, वो उसके लिए क्या है? रिटर्न। ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिटर्न। ठीक है।
यहाँ पे टैक्स वगैरह कुछ भी हम ध्यान में नहीं रखेंगे अभी, अभी सिर्फ हम टैक्स के अलावा वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिटर्न। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझा देता हूँ, ठीक है, मतलब याद दिलवा देता हूँ जो आपको पता है। रिटर्न रिस्क से क्या रिलेट करता है, ठीक है। रिस्क अगर इंक्रीज होता है, अगर किसी इन्वेस्टर ने एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहाँ पे रिस्क है, तो वो रिटर्न भी ज्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। आप खुद ही सोच लो, अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आप एफडी से 12% रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 12 to 15% रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे रिस्क ही नहीं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, किसी वेंचर में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको रिस्क ज्यादा रहेगा, और उस केस में आप 10, 12, 15% ऑफ रिटर्न डिमांड कर सकते हो एवरेज एनुअली, ठीक है। सो ये हो गया रिटर्न के साथ में रिस्क का रिलेशनशिप, जो मैंने आपको याद दिलवा दिया, जो आपने 11th में ही पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हो तो। अब ये रिटर्न बनता कैसे है? रिटर्न बनता है दो चीजों से मिलकर, ठीक है। बातों बातों में आपको मैंने बता दिया है कि रिटर्न बनता है दो चीजों से, रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिटर्न फॉर रिस्क, ठीक है। अच्छा, अगर आप एफडी में कहीं इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एफडी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो? 5%, ठीक है, एनुअली। और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो एफ ठीक है, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप एफडी का तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे, उसके बाद रिस्क जो आपने लिया है, वो रिस्क प्रीमियम भी आप एक्सपेक्ट करोगे। अच्छा, अभी रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें अभी जाने दो, अभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। समझने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिस्क फ्री रेट को तो आप लोगे ही लोगे, रिस्क फ्री रेट तो आपको इंक्लूड करना ही करना है, उसके बाद में जो रिस्क आपने लिया है एक्स्ट्रा, ठीक है, एफडी से हट के आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो इक्विटी का जो रिस्क आपने लिया है, उसके लिए आपको रिस्क प्रीमियम भी मिलना चाहिए। अच्छा, ये रिस्क प्रीमियम कितना भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 4% हो, ठीक है, ये 9% है, ठीक है, 5 + 4 हो गया 9% है, ठीक है। तो ये था रिटर्न, ठीक है, ये है रिटर्न। अच्छा, अगर इन्वेस्टर रिटर्न इतना डिमांड कर रहा है तो कॉस्ट भी इतनी होगी कंपनी के लिए, ठीक है। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई, ठीक है। कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिटर्न, ठीक है। अच्छा, रिटर्न जो है उसी से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट वापस बोलूंगा, रिटर्न जो है उसी से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जहाँ आप ये बोल सकते हो कि सर कॉस्ट डायरेक्टली भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कि हमें तो दिख रहा है कि डिविडेंड कंपनी ने 5 दिया है, तो 5 हो गया कॉस्ट, ठीक है। तो आपने रिटर्न का यूज क्यों किया, रिटर्न से कॉस्ट कैलकुलेट करने को क्यों बताया, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ा सा होल्ड करूंगा मैं। अभी मैं सिर्फ ये समराइज कर रहा हूँ कि एक्चुअली में हमने सीखा क्या है, ठीक है। हमने अभी यहाँ पे से दो ऑप्शन सीख लिए, ठीक है। क्या? कि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकाल सकते हैं और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकाले कैसे, ठीक है, आइए देख लेते हैं। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल बना दिया है, इक्विटी का एग्जाम्पल है। किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है, मान लेते हैं $1, कंपनी ने दिया डिविडेंड $5, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रही है शेयर की, वो है 125, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कॉस्ट निकालने, अच्छा कॉस्ट है ये $5, ठीक है, डिविडेंड दिया, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालने के लिए बोलूँ, तो आप कैसे निकालोगे? पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? 5 डिवाइड बाय फेस वैल्यू इंटू 100, दैट इज 500%। दूसरा ऑप्शन क्या है? 5 डिवाइड बाय 125, 125 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4%, ठीक है। अब आप दोनों आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग तो यहीं से हट जाएंगे कि 500% तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है, तो इसको तो हटा दो, ठीक है। 500% एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हमने कभी किसी ऑप्शन में ऐसा देखा ही नहीं कि जहाँ पे 500% कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो एक एक झलक में हम इसको रॉन्ग करके आ जाते हैं, 500% तो ऑप्शन ही नहीं, ओके। 400%, हाँ हम कह सकते हैं ठीक है, लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है,
और परसेंटेज। ठीक है, तो कोई भी बात हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, सबका रीजन होना चाहिए कि क्यों ऐसा लग रहा है आपको। 500% क्यों नहीं होगा एंड 400 क्यों होगा, ठीक है, इसके ऊपर रीजन क्या है। अच्छा, रीजन समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हमें निकालना क्या था। एक्चुअली में हमें कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। कॉस्ट क्या है? द मनी डेट यू हैव टू पे फॉर समथिंग, ठीक है, द मनी डेट यू हैव टू पे फॉर समथिंग, ठीक है। अब यहाँ इस केस में हमने क्या किया? पे डिविडेंड $5, और समथिंग जो हमें मिला है वो क्या है? स्टेबल स्टॉक प्राइस, ठीक है। समथिंग यानी कि $5 का डिविडेंड दिया है, तो हमें एक स्टॉक प्राइस मिली है जो कि स्टेबली है, स्टेबल है, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, ठीक है। देखो, आराम से समझते हैं। आपने आप जैसे अगर किसी कंपनी के मैनेजर हो, इक्विटी इक्विटी में इक्विटी के इन्वेस्टर्स को आपने डिविडेंड दिया, ठीक है, इक्विटी के इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया, उसके बाद में आप एक्सपेक्ट क्या करोगे बदले में? फेस वैल्यू? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई, अभी हम डीप में नहीं जा रहे इतना, ठीक है, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत सारी है, ठीक है, सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। तो डिविडेंड कंपनी फेस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए नहीं देती, ठीक है, डिविडेंड कंपनी देती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। डिविडेंड देने का मेन कारण है कि इन्वेस्टर्स को अपने आप से, अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट से और कंपनी से अटैच रख सके, ठीक है, रेगुलर रिटर्न का लालच दे सके, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि दूसरा मतलब ओवरऑल में हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो मेंटेन हो सके इन द लॉन्ग रन, अगर, ठीक है। आपको सोच के देखिए कि अगर जो कंपनी मतलब पिछले 5 सालों से 10 सालों से जो स्टेबल स्टेबल डिविडेंड देती हुई आ रही है, ठीक है, और स्टेबल परसेंटेज इंक्रीज करते हुए आ रही है अपने डिविडेंड में, ठीक है, तो उसकी शेयर की प्राइस हमेशा से बढ़ेगी, ठीक है, कम नहीं होगी, बढ़ेगी, ठीक है, बिकॉज दिस आर द फंडामेंटल्स, ठीक है। अभी अब सवाल करते हैं अपने आप से कि स्टेबल स्टॉक प्राइस चाहिए क्यों, ठीक है। स्टेबल स्टॉक प्राइस होगी डिविडेंड देने से, समझ में आएगी, लेकिन चाहिए क्यों? स्टेबल स्टॉक प्राइस इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कंपनी को, ठीक है, इट इज जस्ट अ वन एग्जांपल, और इट इज जस्ट अ वन एडवांटेज, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इफ कंपनी फर्दर इशू शेयर्स लाइक एफपीयू, देन इट कैन डिमांड 125 और मोर, ठीक है। जैसे आईपीओ लॉन्च करती है तो कंपनी की, कई बार होता है आईपीओ में कंपनी की फेस वैल्यू होती है 10, लेकिन कंपनी डिमांड कितना करती है? शेयर की प्राइस कितनी होती है? 1000, उस पर निकलता है आईपीओ, ठीक है। तो ये इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि कंपनी ने अपनी बुक्स में $10 की फेस वैल्यू पर ही स्टॉक को रजिस्टर किया है, लेकिन ये जो डिमांड है, ठीक है, जो कंपनी कर रही है 1000 की, वो कैसे कैलकुलेट हो रही है? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस, ठीक है। जैसे इफ कंपनी फर्दर इशू शेयर्स लाइक एफपीओ, ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं बताता हूँ कि अगर कंपनी फिर से शेयर्स इशू करती है, ठीक है, आईपीओ के बाद में, एफपीओ मतलब कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, उसमें अगर मान लो कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो वो कंपनी के पास में एक ये कह सकते हैं कि बेस बन गया है कि 125 तो ये डिमांड कर ही सकती है और इससे ज्यादा भी डिमांड कर सकती है, ठीक है। कोई भी कंपनी उस इस स्टॉक प्राइस से कम तो डिमांड करेगी नहीं, ठीक है ना। अभी ये सारी बातें समझाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए कि स्टेबल स्टॉक प्राइस रखनी जरूरी क्यों है कंपनी को, स्टेबल स्टॉक प्राइस रखनी क्यों जरूरी है, और स्टॉक प्राइस इंक्रीज होनी जरूरी क्यों, ठीक है। स्टॉक प्राइस में कई बार जैसे 125 की शेयर प्राइस है, ठीक है, डिविडेंड जैसे ही डिविडेंड जैसे ही मार्केट में खबर आई डिविडेंड मिलने वाला है, तो उस कंपनी की शेयर प्राइस कई बार 130 पहुंच जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज नॉट इंक्रीज विच वुड एक्सपेक्टेड इन द लॉन्ग रन, ठीक है, विच वुड बी एक्सपेक्टेड इन द लॉन्ग रन। ये कोई इंक्रीज नहीं है, ठीक है, शेयर की प्राइस में, क्योंकि ये तो सिर्फ डिविडेंड की वजह से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, शेयर की प्राइस ऐसे चल रही थी, डिविडेंड इंक्रीज हुआ, डिविडेंड आया तो शेयर की प्राइस इंक्रीज हुई, और उसके बाद में डिविडेंड देने के बाद वापस से शेयर की प्राइस अपने लेवल पे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म में जो इंक्रीज हो रहा है डिविडेंड की वजह से, ठीक है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं है इन शेयर प्राइस इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी है आपको, ठीक है, पर आपको मेन चीज ध्यान में क्या रखनी है कि कॉस्ट एक्चुअली में है क्या। कॉस्ट का मतलब है कि आपने क्या डिविडेंड, आपने क्या दिया है और आपने क्या लिया है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने क्या दिया है, दैट इज पे,
व्हाट दैट इज डिविडेंड, कि आपने $5 का डिविडेंड दिया और आपको क्या मिला है, ठीक है, बदले में। जैसे आपको इस जगह पे स्टेबल स्टॉक प्राइस मिली है, ठीक है, वो है 125, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू से कंपनी को लेना देना नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा, पे डिवाइड बाय समथिंग इनटू परसेंटेज, दैट इज 5 डिवाइड बाय 125 इनटू परसेंटेज, ठीक है, विच कम्स अराउंड 4%, ठीक है, नॉट 500%। 500% किस पे कैलकुलेट किया गया, फेस वैल्यू पे, ठीक है, इसीलिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली कंपनी कंपनी ने कितना पैसा दिया है वो देखो, और कंपनी ने कितना रिसीव किया है बदले में, क्या मिला है कंपनी को वो देख लो, ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वापिस से मैं उसी पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि हम रिटर्न्स को देखेंगे कि इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है, वो है कंपनी की कॉस्ट, ठीक है, इन्वेस्टर को कितना मिल रहा है वो है कंपनी की कॉस्ट, ठीक है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया, रिटर्न समझ में आ गया, रिटर्न, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कॉस्ट समझा दिया है, तो वही सेम चीज रिटर्न के लिए भी, रिटर्न के लिए भी क्या करना है आपको कि इन्वेस्टर ने कितना पैसा दिया है, ठीक है, टू एक्वायर समथिंग, ठीक है, अब जो इन्वेस्टर को मिल रहा है वो हो गया उसका रिटर्न, ठीक है। आगे हम और डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया, इन्वेस्टर की बात मैं करता हूँ। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब जैसे ये बात लिखी हुई है मैंने यहाँ पे कि कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें समझ में आ गया कि कंपनी के हिसाब से कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करें, बट वी हैव टू चूज इन्वेस्टर्स अप्रोच टू कैलकुलेट सीयूसी, ठीक है, इन्वेस्टर की अप्रोच चूज करनी है हमें कैलकुलेट सीयूसी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, आप मतलब जैसा सीयूसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वैसे ही इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, बट उस केस में सिर्फ हम रिटर्न देखते हैं बस, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसा क्यों, अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मतलब कान अलग घुमा के पकड़ने की जरूरत है, डायरेक्टली तो दिख रहा है कि हाँ कॉस्ट ये है, ठीक है, तो ऐसा क्यों, ठीक है, बट वाई, बिकॉज इट इज नॉट द कॉस्ट और रिटर्न विच इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम मार्केट वैल्यू, ठीक है, समझने की कोशिश करना क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे हमने देखा है कि रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं ईयर के, उनको हम डिस्काउंट करवाते हैं, ठीक है, वो डिस्काउंट करवाने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो ही होती है मार्केट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ले लो ना, जैसे आपको कोई जमीन, आपके पास कोई जमीन है, उसके हर साल की जो इनकम है या कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आपने निकाल के रख ली है एक बार एक पेपर पे, उसके बाद में उसको आपने आज की वैल्यू निकाल ली उसकी, ठीक है, आपने क्या देखा कि मेरे को 10% पे इस जमीन को मैंने खरीदा है, मतलब 10% के लोन पर मैंने इस जमीन को खरीदा है, तो 10% की तो कॉस्ट मुझे हर बार देनी पड़ेगी, तो 10% तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही कि मुझे ये रिटर्न कमा के दे, ठीक है, 10% तो मिनिमम मिलना ही चाहिए रिटर्न, वरना तो ये जमीन कोई काम की है ही नहीं, ठीक है। सो मैंने 10% पे जितने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, 10% एक अप्रोप्रिएट रेट निकाल ली, उन रिटर्न्स को मैंने डिस्काउंट करवाया, प्रेजेंट वैल्यू आज की निकाली। अगर मुझे आज आज कोई बोले कि इस जमीन को बेच दो, तो मैं उससे कितना पैसा लूंगा, मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू लूंगा कि इतना पैसा तो मुझे चाहिए चाहिए, अगर उसके ऊपर मिल जाता तो पॉजिटिव है एनपीवी हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कॉस्ट और रिटर्न नहीं है जो कैलकुलेट हुआ मार्केट वैल्यू से, ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है, ये वाली लाइन आपको इतनी समझ में नहीं आई होगी, ये समझ में आ जाएगी, इट इज अ मार्केट वैल्यू, इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉस्ट और रिटर्न, ठीक है, कॉस्ट और रिटर्न 10% है वो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में हमने रिटर्न्स को डिस्काउंट करवा के मार्केट वैल्यू निकाली, ठीक है, स्टोरी है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये स्टोरी है, इट इज नॉट द कॉस्ट और रिटर्न विच इज बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये कोई कॉस्ट नहीं है, रिटर्न नहीं है जो मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है।
ये बात एंड हाउ रिटर्न्स कैलकुलेटेड, ठीक है। कभी भी, ठीक है, कुल मिला करके कभी भी कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है, अगर आपको कभी पूछ लिया गया है, ठीक है, कैलकुलेट जाने दो, आपको कभी फ्यूचर में कभी किसी ने पूछ लिया है कि कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तो सरल मेथड होता है, वो मैं अभी अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बट कॉस्ट और रिटर्न को कैलकुलेट करने का तो सरल मेथड होता है, बट एक्चुअली में जो स्टोरी होती है वो क्या होती है कि आप अपने रिटर्न्स को डिस्काउंट करवाते हो एक कॉस्ट और रिटर्न के परसेंटेज पे, ताकि आपको एक मार्केट वैल्यू मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट वैल्यू डराइव हुई है कॉस्ट और रिटर्न के परसेंटेज को यूज करके, उसको डिस्काउंट करवा के, ठीक है। अभी आप अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मार्केट वैल्यू निकली है कॉस्ट और रिटर्न से, तो रिटर्न और कॉस्ट निकला कैसे है एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो रिटर्न और कॉस्ट निकला कैसे, रिटर्न निकला है रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम का यूज करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। रिटर्न मिलता है, रिटर्न बनता है दो चीजों का यूज करके, रिस्क फ्री रेट और दूसरा है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो ये रिटर्न है, वो ऐसे कैलकुलेट होता है, अब रिटर्न से ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिटर्न ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। ओके, नाउ छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि बुक में स्टार्टिंग में हमें इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से कहना मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है, ठीक है, सीओसी, ठीक है, और ये रिटर्न्स, ये इसको डिस्काउंटिंग करवाई और मार्केट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। हमें बुक में सीओसी मतलब जो क्वेश्चंस होंगे बुक में, क्वेश्चन जो होंगे वो सीओसी को कैलकुलेट करने के लिए होंगे, तो सीओसी हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट वैल्यू का यूज करेंगे और रिटर्न्स का यूज करेंगे और ये सीओसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सीओसी कैलकुलेट करना है, तो एक तरीके से फाइंड द मिसिंग जैसे ही हो गया, मार्केट वैल्यू आपको पता है, रिटर्न्स आपको पता है, कॉस्ट आपको पता है, मतलब जो भी आप डिविडेंड देने वाले हो, जो भी आप एब्सोल्यूट टर्म्स में जो देने वाले हो वो आपको पता है, okay? लेकिन आपको परसेंटेज टर्म्स में कॉस्ट निकालनी है, सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, या फिर रिटर्न का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो वो बस वो कैलकुलेट करना रहेगा आपको, ठीक है। मेन जो स्टोरी होती है वो मैंने आपको समझा दी और वो समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो आप ये मान के बैठ जाओगे कि हाँ कॉस्ट और रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू का यूज करके, ठीक है। जो मैं बता देता हूँ, आप 3 से 4 टीवायू अगर सॉल्व कर लो ना, तो आपको दिमाग में छप जाएगा कि कॉस्ट और रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं मार्केट वैल्यू का यूज करके, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट इज market value which is being calculated from cost or return, it is not the cost or return which is being calculated from market value, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ में तब आ जाएगी जब आप 3 से 4 टीवायू करोगे, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न, ठीक है। तो ये मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ समराइज ही किया है, एज एज इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम क्या करते थे, ईयर्स जो रिटर्न मिलते हैं उनको डिस्काउंट करवाते थे परसेंटेज से टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, और यही प्रेजेंट वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू बनती थी, ठीक है। सो इट वाज ऑल द केस फॉर दिस। अगली वीडियो में, ठीक है, अगर मैं बनाता हूँ तो फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे वो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है एक्चुअली में मार्केट वैल्यू का यूज करके, क्योंकि आपने बोला है मार्केट वैल्यू यूज होगी, ठीक है, कॉस्ट का कैलकुलेट करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली में होता नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।